Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected aspirants, अस्सलाम वालेकुम. बाबर नदीम here. रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अब आज हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो हैं, वैसे इसका पूरा नाम है रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो पेपर में आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर नहीं लिखना, बल्कि आपने रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर लिखना है, ताकि उसको पता चले आपको कंप्लीट नाम का जो है वो पता है। आज हम उसका सेकंड लेक्चर देख रहे हैं और हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि हर वॉल्यूम के अंदर चैप्टर हैं और चैप्टर के अंदर पार्ट्स हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर लेक्चर में आपको एक पार्ट जो है वो ज़रूर करवा दिया करूं। आज हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 1 चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का नाम है प्रैक्टिस इन दी ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट। प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट। यकीन जानिए कि ये वाला अगर चैप्टर कर लिया जाए ना, तो सीपीसी बंदे को अजबर हो जाती है, और ये भी पता चल जाता है कि सीपीसी में एक प्रोविजन की दूसरी प्रोविजन से क्या उनका आपस में रिलेशन है, और ये भी पता चल जाता है कि सीपीसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। एनी हाउ, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अच्छा, तो चैप्टर का नाम है प्रैक्टिस इन द ट्रायल ऑफ सिविल कोर्ट्स, और उसका पार्ट ए पढ़ेंगे हम जर्नल। पार्ट ए पढ़ेंगे जर्नल। एक चीज मैं आपको वाजे बता दूं कि ये जो मैं आपको करवाने लगा हूं, इसका आपके जो एग्जाम है उससे दूर दूर तक का कोई तल्लक नहीं है। आज जो चैप्टर करवाऊंगा जर्नल लिखकर नॉलेज होना चाहिए और बंदे को पता होना चाहिए चीज़ों का, और फिर हमारी कमिटमेंट है कि हमने थारोली जो है वो पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको देखेंगे ज़रूर। इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इसका एग्जाम से कोई तल्लक नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, अब ये है कि मेरी इंस्ट्रक्शन है कि ये लेक्चर सुनते वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर करें, सबका जारिया है और फ़र्ज भी है। इसके अलावा जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि ओरिजिनल बाइंडिंग में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो है वो उनको अरेंज करें, या फिर सॉफ्ट फॉर्म में आप हाई कोर्ट की वेबसाइट जो है वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंडेक्स बनाइएगा, ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, और पिछले लेक्चर में बताया था इंडेक्स बनाने से आपको याद होता चला जाएगा। और ये जो लेक्चर है इसके आप नोट्स जो है वो आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर आ गए मेरे सामने, वॉल्यूम 1, और चैप्टर 1 है प्रैक्टिस इन ट्रायल ऑफ सिविल सूट्स, और पार्ट ए है जर्नल। तो मैं इसको शुरू करने लगा हूँ। अब इसका जो है वो पैरा 1 है, इसको पैरा बोलते हैं, ठीक है। पैरा 1 है कोर्ट्स आवर्स। All civil courts in the Punjab shall sit on every day that is not a holiday for civil courts. The court hours shall be fixed by High Court through a notification, and shall be subject to such alteration or change as may be by general or special order, keeping in view the demands of any particular area, event or occasion. ठीक है। अच्छा, ये इस रूल को मैं दोबारा पढ़ाता हूँ। मैं पहले आपको वैसे जुबानी बताता हूँ। देखिए 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 कि मैं इस वक्त मेरी कोर्ट की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक की, ठीक है। अच्छा, ये 1 नवंबर से शुरू हुई है और ये 31 मार्च तक चलेगी। 1 अप्रैल को फिर एक नोटिफिकेशन होगा कि अब आपकी जो कोर्ट टाइमिंग है वो है अब जो आपकी कोर्ट टाइमिंग है वो है सुबह 8 से लेके और जो है उसके बाद 3:30 बजे तक, यानी 2 टाइमिंग चलती हैं हमारे लिए। तो उसके लिए हाई कोर्ट को क्या करना पड़ता है, एक नोटिफिकेशन करना पड़ता है। इसी तरह जब रमजानुल मुबारक आता है तो भी एक नोटिफिकेशन होता है कि अब आपकी कोर्ट टाइमिंग जो है वो इतने बजे से लेके और इतने बजे तक होगी। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये अब एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट ने किया है जिसमें लिखा है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू चेंज द ऑफिस आवर्स ऑफ सिविल एंड इन पंजाब विद रेफरेंस टिल ये
विच यू ऑब्जर्व एज अंडर, और नीचे जो है वो टाइम लिखा है 9 बजे से लेके 4 बजे तक। अभी भी जो है वो यानी 9 बजे से लेके 4 बजे, और उसके बाद और फ्राइडे को जो टाइमिंग है वो ये होगी, और ये कब तक चलेगा, 31 मार्च तक जो है वो चलेगा। तो इस तरह से हाई कोर्ट क्या करती है, नोटिफिकेशन करती है। तो अब मैं दोबारा पढ़ाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगी। All civil courts in Punjab shall sit on every day that is not a holiday of our civil courts। कि सिविल कोर्ट सिर्फ उस दिन काम करेंगी जिस दिन के कोई हॉलीडे जो है वो ना हो, ठीक है। द कोर्ट आवर शैल बी फिक्स बाय हाई कोर्ट, और कोर्ट की टाइमिंग हाई कोर्ट फिक्स करेगी एक नोटिफिकेशन के जरिए। वो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। एंड शैल बी सब्जेक्ट टू सच ऑल्ट्रेशन एज मे बी मेड बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर कीपिंग इन व्यू द डिमांड्स ऑफ एनी पार्टिकुलर एरिया इवेंट और ओकेजन। जैसे आपने वो किसी खास एरिया के लिए हाई कोर्ट टाइम चेंज कर सकती है, किसी खास मौके पे चेंज कर सकती है, ठीक है। जैसा कि रमजानुल मुबारक में हाई कोर्ट टाइम आगे पीछे कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कोरोना में भी कोई कुछ किया गया था कि अब कोर्ट टाइमिंग इतने से इतने बजे तक जो है वो हुआ करेगी। तो होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। Taking up cases after court hours. No new case should be taken up after the closing hour of the court, but the hearing of case taken up before the hour may if necessary be continued for a short time। देखिए, कोर्ट जो है वो कोर्ट टाइम के बाद अदालत नहीं लगाएगी, लेकिन अगर एक केस चल रहा है, एक आर्गुमेंट अदालत सुन रही है, या एक जरा चल रही है, तो फिर कोर्ट उसको जो है वो कंटिन्यू करेगी, चाहे कोर्ट आवर के बाद भी उसको जारी रखना पड़े, ठीक है। रूल 3 है हॉलीडेज। द हॉलीडेज अलाउड टू सिविल कोर्ट्स आर एनुअली prescribed by the High Court under the provision of Section 25 of the Punjab Civil Court Ordinance, and no other holiday can be allowed by any other authority. The list of civil holidays comprises general holidays and local holidays, the latter being usually limited to 7 days in the year for each district। अच्छा, इसको समझने के लिए ना सबसे पहले मैं ना आपको सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस उसका सेक्शन 25 दिखाता हूँ। लिस्ट ऑफ हॉलीडेज सब्जेक्ट टू सच जनरल ऑर्डर्स एज मे बी मेड बाय गवर्नमेंट, द हाई कोर्ट शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डेज टू बी ऑब्जर्व्ड इन ईच ईयर एज हॉलीडेज इन द सिविल कोर्ट। सेक्शन 25 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसने तो जो ऑर्डर करना ही है। जो हाई कोर्ट है वो अपना ऑर्डर जारी करेगी, किसके लिए, सिविल कोर्ट्स के लिए, कि सिविल कोर्ट जो है वो कौन कौन सी हॉलीडेज जो है वो क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। एवरी सच लिस्ट शैल बी पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, और उसका क्या होगा, एक गजटेड नोटिफिकेशन भी होगा हाई कोर्ट की तरफ से ना, और वो हमें भी वसूल आता है। अच्छा, सेक्शन 25 पढ़ लिया आपने, अब थोड़ा सा वापस आइएगा उसके ऊपर। अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। द हॉलीडेज अलाउड टू सिविल कोर्ट्स आर एनुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय हाई कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25। वही सेक्शन 25 की ही बात कर रहा है। तो हमने पढ़ा था ना कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ एक्ट्स की एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे वो सेक्शन 25 जो है सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और आगे कह रहा है नो अदर हॉलीडे कैन बी अलाउड बाय एनी अदर अथॉरिटी। ये नहीं हो सकता कि कोई और कह दे जी के सिविल कोर्ट्स को आज छुट्टी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट ही कंप्यूटर, बेशक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो किसी छुट्टी का, लेकिन हाई कोर्ट ने अपना नोटिफिकेशन जारी करना है। और फिर द लिस्ट ऑफ हॉलीडेज कंप्राइजेस जनरल हॉलीडेज एंड लोकल हॉलीडेज। अब दो काइंड्स हैं उन हॉलीडेज की, एक जनरल हॉलीडेज और एक लोकल हॉलीडेज। जनरल हॉलीडेज वो हैं जो कि गवर्नमेंट भी करती है ऑफिशियल गजट में ना, जैसे 23 मार्च की होगी, जैसे ईद उल फितर की होगी। और लोकल हॉलीडेज वो होती हैं जो किसी खास डिस्ट्रिक्ट के लिए होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो हाई कोर्ट दोनों की लिस्ट जारी करेगी। द लेटर बीइंग यूजुअली लिमिटेड टू 7 डेज इन अ ईयर। लेकिन जो लोकल हॉलीडेज होगी ना, लोकल हॉलीडेज होती है किसी खास एरिया के लिए, किसी खास डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे कोई उर्स हो गया, जैसे लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श का उर्स हो गया, उसकी छुट्टी होगी, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में लोकल छुट्टी जो है वो होती है, ठीक है। इधर
बहावलपुर में नवाब सादक की छुट्टी होती है, ठीक है, तो उनकी मतलब बरसी के मौके पे छुट्टी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको कहेंगे लोकल हॉलीडेज, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए लोकल हॉलीडेज जो है वो 7 दिन से ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी ये 2022 स्टार्ट हुआ है ना, तो मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर रिसीव हुआ है। क्या, ये देखें, हाई कोर्ट ने अभी ये ऑर्डर किया है कि भाई ये देखें, लिखा है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस, द ऑर्डिनेंस हैज बीन प्लीज्ड टू अपीयर द फॉलोइंग एनुअल लिस्ट ऑफ जनरल हॉलीडेज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द, ये जनरल हॉलीडेज हैं, ठीक है। इसमें तो प्रिंसिपल सीट एंड बेंचेस ये वो, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए, कश्मीर डे की छुट्टी होगी, अब गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है, लेकिन हाई कोर्ट अपना नोटिफिकेशन करेगी। इसी तरह इसी तरह उर्स ऑफ चन्नन पीर, ठीक है, ये बहावलपुर के लिए है। और ये कौन सी डेट को छुट्टी होगी? ये 17 मार्च को छुट्टी होगी। ये कौन सी डेट को होगी? 17 मार्च। तो इसको हम बोलेंगे लोकल हॉलीडे। इसको क्या बोलेंगे? लोकल हॉलीडे का मतलब है जो किसी खास एरिया के लिए है, और जनरल हॉलीडे का मतलब जो तमाम एरियाज के लिए हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान डे आ गया 23वां, गुड फ्राइडे आ गया, ईस्टर, ईद उल फितर, डेथ एनिवर्सरी और लेट सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, वही जो मैं कह रहा था, उनकी जो है वो डेथ एनिवर्सरी जो है वो 24 मई को जो है वो क्या होगा, क्या होगी, उसकी छुट्टी होगी। तो ये देखा आपने, गवर्नमेंट ने एक यानी हाई कोर्ट एक नोटिफिकेशन करती है अपनी सिविल कोर्ट्स के लिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। एनी हाउ, अब हम आगे चलते हैं। ये तो अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ सेक्शन 3 को, आपको समझ आ जाएगी। द हॉलीडेज अलाउड टू द सिविल कोर्ट्स आर एनुअली प्रिस्क्राइब्ड बाय हाई कोर्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, एंड नो अदर हॉलीडे कैन बी अलाउड बाय एनी अदर अथॉरिटी। द लिस्ट ऑफ सिविल हॉलीडेज comprises general holidays and local holidays, the latter being usually limited to 7 days in the year for each district। उसके बाद है एक और बात जो वो कह रहा है, अच्छा, वो मैं लोकल हॉलीडेज की बात कर रहा था, ये एक मिनट। अच्छा, वो जो हमने पढ़ा ना लोकल हॉलीडेज, तो ये देखें, उसका बकायदा नोटिफिकेशन होता है ना, एक तो वो कैलेंडर आ जाता है ना, एक नोटिफिकेशन भी आता है। वो क्या है? द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज बीन प्लीज्ड टू 13 नवंबर एज लोकल हॉलीडेज फॉर सिविल एंड सेशन कोर्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ उर्स हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह। तो ये देखें, ये लोकल छुट्टी है रहीम यार खां के लिए, ठीक है, 13 नवंबर की। तो इसका क्या होगा? इसको कहेंगे लोकल हॉलीडे। तो ये कैलेंडर में भी शामिल होती है, और इसका बकायदा फिर जिस दिन ये छुट्टी होती है उससे एक दिन पहले उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी होता है। उसके बाद है पैरा 4 है, टेकिंग अप केसेस ऑन हॉलीडे, सिविल सूट्स एंड अपील्स आउट नॉट एज a rule to be taken up on a holiday, but any civil suit or appeal may be legally heard by consent of the parties on the holiday if the presiding officer of the court think it expedient for any reason to keep this court open for the purpose। जनरल रूल ये है कि छुट्टी वाले दिन केस नहीं सुना जा सकता, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि पार्टीज की कंसेंट के साथ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में कोर्ट जो है वो अपना कोर्ट जो है उसको ओपन रख सकती है। तो ये था सेक्शन पैरा 4। 5 क्या है? अटेंडेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। द मेंबर ऑफ मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट शुड सब्जेक्ट टू एनी special rule regarding the vacation department attend their office on all days except on holidays allowed to civil courts। An official may however be ordered by the presiding officer to attend office on a holiday to clear off areas, and official should not, except in most exceptions, be made to attend a holiday pertaining to his religion। अच्छा, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो जनरल हॉलीडेज है ना, उसके अलावा
जो मिनिस्ट्रियल ट्राइफ है, मेरा नैब कासद है, मेरा नैब बोट है, मेरा एलमद है, रीडर है, स्टेनो है, वो कोर्ट्स में क्या होंगे कि वो प्रेजेंट होंगे। मतलब मैं बताता हूँ कि जैसा कि आप समझ लें कि अगस्त की छुट्टियों में प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो छुट्टी भी हो सकता है, लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है उनकी कोई छुट्टी नहीं है, उन्होंने जो है वो कोर्ट में आना है। अलबत्ता अगर कोई ऑर्डर ऐसा हो जाए कि जी ठीक है जी, किसी एक दिन ये छुट्टी करेगा ड्यूटी, दूसरे दिन ये करेगा, ठीक है, वो अपने कोर्ट में मौजूद रहेंगे, ठीक है। और ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट, लेकिन हॉलीडे वाले दिन उनको भी क्या हुआ करेगी, छुट्टी हुआ करेगी। अच्छा जी, अच्छा फिर ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी भी एहलकार को कह सकता है कि तुमने छुट्टी वाले दिन आना है और तुमने आके ये वाले काम जो है, एरियर जो है, इनको आपने क्लियर करना है, काम करना है, ठीक है। फिर ये कि अगर किसी ऑफिशियल की रिलीजियस एंगेजमेंट्स हैं, जैसे उसका क्रिसमस है ये वो, तो फिर एक्सेप्शनल केसेस के अलावा उसको नहीं रोका जाएगा और उसको छुट्टी दी जाएगी, ठीक है। तो क्या आपको इसकी भी समझ आ गई? उसके बाद पैरा 6 है preparation of cause list. The cause list of cases fixed for each day should be prepared a day before. लो जी, ये वो जिसको हम बोलते हैं ना पेशी लिस्ट, जो अदालत के बाहर लगी होती है, ये उसका है, उसको कहते हैं कॉज लिस्ट, ठीक है। वो कहता है एक दिन पहले तैयार हो जाएगी। द लिस्ट शुड बी एग्जिबिटेड इन कोर्ट रूम और द वरांडा ऑफ द कोर्ट हाउस एट least by the afternoon of the day preceding that to which they relate for the information of the parties and their pleaders. और वो जो लिस्ट होगी उसको लगा दिया जाएगा कोर्ट रूम के बाहर या बरामदे में एक दिन पहले, यानी जिस दिन हियरिंग है उससे एक दिन पहले आफ्टरनून में जो है वो वहां पे क्या की जाएगी, वैसा कर दी जाएगी ताकि पार्टीज और प्लीडर्स को पता चल जाए कि हमारा कल केस में क्या होना है। And the order of causes in the list should not be departed from without court origin. और लिस्ट काज लिस्ट में ये नहीं होना चाहिए कि ये लिखा ही ना हो कि आइंदा प्रोसीडिंग क्या है, और आइंदा की प्रोसीडिंग जरूर लिखनी चाहिए। क्यों? अनलेस द केस भी सेटल। हाँ, अलबत्ता कॉज लिखने की जरूरत नहीं है, वजह की आज क्या कार्रवाई होनी है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तो उसमें कंप्रोमाइज हो गया है या अनलेस द केस भी से कि अगर कंप्रोमाइज होना है या दूसरी पार्टी ने उसका क्लेम ही ट्रायल फिक्स डेट से पहले जो है वो एडमिट कर लिया है। मसलन ये कहता है कि अगर कंप्रोमाइज है तो दोनों पार्टियों को पता हमारा कंप्रोमाइज है, तो ये उनको देखने की जरूरत ही नहीं है कि अब केस में क्या होना है। और इसी तरह जो है वो अगर अगली डेट से पहले ही उन्होंने कोर्ट में पेश होकर बयान दे दिए तो भी उनको पता होगा कि अब इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं होनी, ठीक है। strict adherence to this practice shall secure punctual attendance and generally promote the dispatch of business. वो कह रहा है कि इस तरह की अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस चीज को यानी इस तरह से कॉजली से एक दिन पहले लग जाए और उसमें आइंदा की कार्रवाई भी लिखी हो, तो उससे क्या होगा कि जो गुआहान है, फ्रीकैन है, कौंसल है, उनको पता होगा कि कार्रवाई क्या है और हमने कोर्ट में क्या करना है, पेश होना है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद एंड जनरली प्रमोट द डिस्पैच ऑफ द एंड द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी ऑफ विटनेसेस, और इसमें उनकी सहूलत भी है कि उनको पता चल जाता है केस में क्या होना है। द कोर्ट केसेस शुड एज फार एज पॉसिबल सो अरेंज इन द केस causes that the litigant may not have to wait for simple cases and petty work such as miscellaneous application, execution and objection. और कोर्ट ने जो मसलन इम्पोर्टेंट केस है, फर्ज करे कोर्ट ने एक ओल्ड केस में जो है वो कोर्ट ने जरा लिखनी है, तो वो केस ऊपर लगा होना चाहिए, शुरू में लगा होना चाहिए, ताकि उसमें जल्दी विटनेसेस कॉल हो जाए, जल्दी कॉन्सल्स को बुला लिया जाए और उसमें एविडेंस वगैरह जो है वो शुरू करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म ऑफ कॉज लिस्ट। अब जो कोर्ट के बाहर जो है वो कॉज लिस्ट लगी होती है वो इस तरह से होती है, कोर्ट का नाम, ठीक है, और फिर किस लिए, और आगे वो लिखा होता है, दिन लिखा होता है और वो डेट लिखी होती है। उसके बाद पार्टी नंबर शुमार, उसके बाद प्लेंटिफ, और उसके बाद जो है वो प्लेंटिफ और फिर डिफेंडेंट का नाम और फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, यानी वो किस लिए लगा है, ठीक है, और आगे फिर रिमार्क्स।
अच्छा जी, ले जी, ये पार्ट 1 हो गया रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैंने आपको बताया था हम हर एक में जो है वो एक पार्ट जो है वो हम जो है वो हम लोग जो है वो किया करेंगे। तो होप कि आपको समझ आ गई है, और जो है वो मुझे अपनी दुआओं में जो है वो याद रखिएगा, और इंशाल्लाह पार्ट बी भी शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज।